जय हिंद बच्चों, जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं सभी? बढ़िया हैं सभी, मस्त हैं। देखो, डीपीपी का आंसर की आपको अपलोड नहीं हुआ था, है ना? वो आज अपलोड हो जाएगा। कल एक्चुअली वो थोड़ा सा मिस हो गया। आज अपलोड हो जाएगा आपका, ठीक है? आप बिल्कुल परेशान ना हो। आज क्लास के जस्ट बाद अपलोड हो जाएगा, ठीक है? चलो बेटा, स्टार्ट करते हैं। घूसी बाद में बात करते हैं ना, जो भी आपकी समस्या है बेटा, वो सब बाद में बात करेंगे ना। फिलहाल पढ़ाई से रिलेटेड बात कर लेते हैं ना। जब क्लास आपकी खत्म हो जाए, मतलब जब टॉपिक्स खत्म हो जाए टॉपिक, उसके बाद डिस्कस करेंगे, है ना? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और बच्चों देखो, आपको पता है अब हम आज प्रिज्म पढ़ने वाले हैं और प्रिज्म को पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। प्रिज्म बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक होता है। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं होता, बहुत ही छोटा होता है। और इसी में आगे हम डिस्पर्जन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़ लेंगे आगे। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ये दोनों आज हम खत्म करने वाले हैं। और साथ में, और कल आपका पूरी तरीके से ऑप्टिक्स यानी रे ऑप्टिक्स पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। बाकी का जो ह्यूमन आई है, आंख, ये जो आंख देख रहे हो ना, ये आंख भी आपकी कल ऑलमोस्ट, कल हम खत्म कर देंगे ह्यूमन आई वगैरह। तो रे कल आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है? 9 लेक्चर्स में आपका रे ऑप्टिक्स कवर हो गया। आपको मैं एक चीज और बता देता हूं बच्चों, बढ़िया कंटेंट आपको दिया जा रहा है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं ये बात, है ना? ऐसा नहीं है कि 2 लेक्चर में सब कुछ खत्म हो जाता हो। सब प्रोडक्टिव कंटेंट आपको मिल रहा है। प्रोडक्टिव मतलब क्वालिटी का कंटेंट। बढ़िया से पढ़ाई करो, जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ो, जो डीपीपी दी जा रही है वो। यानी बृहस्पति को, आज मंगल है, कल बुध है, परसों थर्सडे, यानी बृहस्पति को, गुरुवार को आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन की डीपीपीज मिल जाएंगी विद आंसर की। परसों यानी कल छोड़ परसों, यानी बृहस्पतिवार को, थर्सडे को, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रकाश उसकी मिल जाएंगी। साथ में प्रिज्म भी मिल जाएगा। देखो, अलग अलग टॉपिक्स की डीपीपी में आपको अलग दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि एक साथ। तो रिफ्रैक्शन में जो चीजें कवर की हैं वो, फिर प्रिज्म का अलग मिल जाएगा। ये सब आपको कवर हो जाएगा, ठीक है? बृहस्पति को मिलेगा बेटा ये, और प्रिज्म का उससे अगले दिन। चलो, तो आज हमारा बेटा प्रिज्म, हमारा टारगेट है पूरी तरीके से हमें खत्म करना है। इसको बढ़िया से समझेंगे। प्रिज्म से यूपीएस, प्रिज्म से जो एयरफोर्स के जो क्वेश्चन है वो बनते हैं, पहले पूछे जाते हैं, ठीक है? चलो बेटा, स्टार्ट कर रहे हैं फिर, है ना? चलो, देखो प्रिज्म के अंदर पहले समझेंगे कि प्रिज्म होता क्या है, कहते किसे हैं, पहले इस चीज को समझ लेते हैं, ठीक है? चलो, प्रिज्म के बारे में देखो, थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूं। प्रिज्म कुछ इस तरीके का होता है। अब ये मत देखना ये है क्या प्रोसेस। अब ये देखो, ये प्रिज्म कुछ इस तरीके का होता है। अब इसी को मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखो, मान लो इस तरीके का होता है। हालांकि वन साइड व्यू है, 3D होता है, ठीक है? तो ये प्रिज्म है। अब प्रिज्म के अंदर खास बात क्या है कि ये सॉलिड होता है। सॉलिड माने ठोस। कैसा होता है प्रिज्म? बेटा मैं लिख देता हूं ये बात। ये क्या है बेटा? प्रिज्म। ये प्रिज्म है, प्रिज्म। तो प्रिज्म जो होता है बेटा, ये सॉलिड होता है। क्या होता है? ठोस होता है। सॉलिड माने ठोस होता है, ठीक है? दूसरा पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट भी होता है।
तो ट्रांसपेरेंट भी होता है, पारदर्शी। ट्रांसपेरेंट का मतलब बेटा क्या है? पारदर्शी। दूसरा, ट्रांसपेरेंट के साथ साथ ये होमोजीनियस भी होता है। होमोजीनियस का मतलब है सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी इसका जो अपवर्तनांक है म्यू जो है वो एक जैसा होता है, मतलब इस पूरे का जो म्यू है वो सेम होगा। तो होमोजीनियस का मतलब क्या है? सेम। होमो माने क्या होता है? सेम। हेट्रो माने क्या होता है? अलग, डिफरेंट। एक वर्ड पढ़ते हैं आप, होमो हेट्रो। होमो माने होता है सेम, हेट्रो माने होता है डिफरेंट। ठीक है। रवि के आर 2689@ICIC। मैं आपको व्हाट्सअप चेक करिए आप, आपको पहले मैं यूपीआईडी भेजा हूं। चलो, पारदर्शी ट्रांसपेरेंट के बाद ये बेटा होमोजीनियस होता है, मतलब एक जैसा। होमोजीनियस का मतलब समझ में आ रहा है? एक जैसा, मतलब इसका जिसका म्यू सेम हो, म्यू समान हो, ये होता है। ठीक है, प्रिज्म की बात समझ में आ गई। एक सॉलिड होता है, ठोस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है, और होमोजीनियस होता है, मतलब इसका म्यू सेम होता है पूरे का, है ना। इसको प्रिज्म कहते हैं। दूसरी बात क्या है, और बात समझो। इसकी दो साइड, एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसकी नामकरण कर देता हूं, ए बी सी। ठीक है, तो ए बी सी, तो इसकी जो दो साइड हैं, तो ये वाली साइड ए बी और ए सी, ये दो साइड, यानी ए बी वाली साइड और ए सी वाली साइड, ये दोनों साइड बेटा रिफ्रैक्टिंग होती हैं, मतलब रिफ्रैक्शन शो करती हैं। क्लियर? तो ये दो साइड जो हैं, ए बी और ए सी, कैसी होती हैं बेटा? ए बी एंड ए सी साइड, यानी भुजा। साइड माने बेटा क्या होती है? भुजा। तो भुजा ए बी एंड साइड ए बी एंड ए सी, ये दोनों क्या है बेटा? रिफ्रैक्टिंग साइड होती हैं, आर रिफ्रैक्टिंग साइड। ए बी एंड ए सी आर रिफ्रैक्टिंग, मतलब रिफ्रैक्शन शो करती हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिंग साइड, कोई दिक्कत, कोई समस्या? रिफ्रैक्टिंग साइड का मतलब समझ में आ रहा है? यहां से भी रिफ्रैक्शन करेगा और यहां से भी रिफ्रैक्शन करेगा। और बेटा जो बीसी है, ये बीसी, बीसी को बेस कहा जाता है, आधार कहा जाता है। ये क्या होता है? बेस, आधार, यानी बेस होता है। तो इसकी पहचान है बेटा प्रिज्म की। बोलो कोई दिक्कत? मेन बात क्या आपके लिए समझना, मेन बात यह है कि जो ए बी और ए सी साइड है बेटा रिफ्रैक्टिंग साइड है, यानी यहां से अपवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, अपवर्तन भुजा है। कैसी है बेटा? अपवर्तन भुजा। बोलो, ठीक, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले यहां जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, एक चीज और समझा दूं। अगर मैं आपके सामने लिखूं एंगल, एंगल बी ए सी, इसका मतलब हो गया ये वाला एंगल, ये एंगल ए, इसी को बेटा प्रिज्म एंगल कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इस एंगल ए को बोलते हैं प्रिज्म एंगल, यानी प्रिज्म कोण। प्रिज्म एंगल यानी प्रिज्म कोण। प्रिज्म एंगल, प्रिज्म कोण। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट बेटा, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं चीजों को। देखो, मान लेते हैं एक लाइट है ये, ठीक है,
ये लाइट है और इस लाइट को हमने डाला, इस लाइट को क्या बोला जाता है? इंसिडेंट रे, आपतित किरण। ये बात पता है आपको? इंसिडेंट रे, आपतित किरण। ठीक, अब होता क्या है, हमने यहां पर क्या डाला? नॉर्मल, लम, ये डाल दिया हमने नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल हमारा एन, दिस इज एन, अवलंब हो गया। अब आपको पता है बाहर जो है कांच का है, प्रिज्म जो है, तो बाहर बेटा क्या? रेयर मीडियम, यहां भी क्या? रेयर मीडियम, विरल माध्यम, और अंदर क्या? डेंसर मीडियम यानी सघन माध्यम। समझाना चाहूं तो बेटा ये क्या है? डेंसर मीडियम यानी सघन माध्यम, और यहां बाहर क्या है? रेयर मीडियम, विरल माध्यम, और यहां भी क्या है? रेयर मीडियम, विरल माध्यम। कोई दिक्कत? इसके दोनों साइड सेम मीडियम है, रेयर मीडियम। अच्छा, तो इसका अंदर रेयर से डेंसर में जा रहे हैं, तो हमारी जो लाइट रे नॉर्मल की तरफ ही तो झुकेगी। बोलो हाँ के ना? कोई दिक्कत? नॉर्मल की तरफ झुकेगी, झुक गई, ठीक, कोई प्रॉब्लम? अब हम क्या करेंगे? एक नॉर्मल और डालेंगे, डाल दो भाई साहब नॉर्मल, ये नॉर्मल हमने डाल दिया, ये एन नॉर्मल हो गया। अब जो लाइट रे है वो बेटा कहां से जा रही है? डेंसर से रेयर में जा रही है, सघन से विरल में, तो नॉर्मल से क्या है? वो दूर जाएगी, मतलब कहानी कुछ ऐसी होगी। ये कहानी कुछ ऐसी होगी, बोलो कोई दिक्कत? नॉर्मल से दूर जाएगी, ये गई। तो ये तो था हमारी इंसिडेंट रे, आपतित किरण थी, बोलो हाँ के ना? इसे क्या बोल रहे थे? आपतित किरण, इंसिडेंट रे, इसे कहते हैं आपतित किरण। तो ये जो नॉर्मल के साथ हमेशा जो एंगल बनाएगी वो क्या बनाएगी? एंगल आई बनाएगी, ठीक। अब इसको क्या बोलते हैं? कल ही समझाया था, याद करो, इसे क्या बोलते हैं? इमरजेंट रे, इमरजेंट रे, निर्गत किरण, इमरजेंट रे। हालांकि ये है क्या? वही रिफ्रैक्टेड रे ही है, अपवर्तित किरण ही है, समझ रहे हो? कल समझाया था इस बात को। इमरजेंट रे मतलब निर्गत किरण। तो ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो क्या बनाएगी? ई बनाएगी। बोलो कोई प्रॉब्लम? ई क्या हो जाएगा? ठीक है, आगे बढ़े तो ई क्या हो जाएगा? इमरजेंट एंगल, निर्गत कोण। ठीक है, और ये तो आपको समझ में आता है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम? ठीक। लेकिन प्यारे बच्चों एक बात बताओ, ये वास्तव में जो रे है ये जानी कैसे चाहिए थी? तो आप कहेंगे सर ये जो रे है ना वो जानी ऐसे चाहिए थी, ऐसे तो जानी चाहिए थी, लेकिन ये गई कैसे? ये ऐसे गई, ये ऐसे। अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए अपने रास्ते से कितना हटी है, कितना हटी है सर ये अपने रास्ते से? बोलो, जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन गई कैसे? ऐसे। तो ये जो रास्ते से हटी है यानी डेविएट हुई है, अपने रास्ते से हटना मतलब डेविएट होना। तो इसी एंगल को, जो ये एंगल है जितना ये अपने रास्ते से हटी है, जाना ऐसे चाहिए था, गई ऐसे है। तो ये जो एंगल इसने बनाया है जिसको मैं डेल बोल रहा हूं बेटा, क्या बोल रहा हूं? डेल। देखो ऐसे बनता है डेल, ठीक है, दिख नहीं रहा? देखो ऐसे बनता है डेल, ऐसे डेल। और इसी को कहा जाता है बेटा डेविएशन एंगल, यानी विचलन कोण या एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन या डेविएशन एंगल, विचलन कोण। इसी एंगल को कहा जाता है विचलन कोण यानी डेविएशन एंगल, विचलन कोण। ये टर्म ध्यान रखना दिमाग में। तो डेविएशन एंगल आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ पहले, क्या है डेविएशन एंगल? बताओ। लाइट को जाना कैसे चाहिए था? इंसिडेंट रे को, आपतित किरण को ऐसे जाना चाहिए था, गई कैसे? ऐसे। तो अपने रास्ते से कितना एंगल हटी? इतना एंगल। और इसी एंगल को क्या बोलते हैं? डेविएशन एंगल यानी विचलन कोण। अब आपसे यही सवाल पूछेगा कि बताइए, जब न्यूमेरिकल बनेगा आपके लिए तो सवाल यही पूछेगा कि कितना एंगल डेविएट हुई, और सवाल आपको दे देगा एग्जामिनर। तो ये आपकी वैल्यू आपको पता होना चाहिए, डेविएशन एंगल का जो फॉर्मूला है वो रिजल्ट है वो क्या है, ठीक है। तो हेडिंग हमारी क्या होने वाली है? डेविएशन एंगल बाय प्रिज्म, प्रिज्म के द्वारा विचलन कोण। हेडिंग समझ गए हमारी क्या है? तो इस टॉपिक की जो हेडिंग है बेटा वो क्या है? डेविएशन एंगल बाय प्रिज्म, प्रिज्म के द्वारा विचलन कोण, प्रिज्म के द्वारा विचलन कोण।
मैं आपके सामने एक फिगर लेके आया हूं, क्या ये मेरी बातें तुम्हें समझ में आ रही है? यही सब क्या इसी में लिखा है? सब कुछ समझ में आ रहा होगा, ये तो दिख रहा होगा बड़ा बड़ा। बोलो भाई, कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है, बोलो। रट के बैठे कि सर 180 माइनस 2i होगा। हाँ सही कह रहे हो, ये प्लेन मिरर, सिंगल प्लेन मिरर द्वारा ही तो डेविएट हो रही है। उल्टा सीधा पढ़ के बैठे हो एकदम, हर चीज को एक ही जगह लागू क्यों कर देते हो? ये जो 180 माइनस 2 ये कहाँ पढ़ाया था? बताओ कहाँ पढ़ाया था मैंने तुमको? ये प्रिज्म के केस में आप पढ़ रहे हैं और प्लेन मिरर के केस में आप पढ़े थे। दोनों चीजों में अंतर नहीं है क्या? यहाँ प्रिज्म पढ़ रहे हैं बेटा, क्या हर जगह डेविएशन एंगल 180 माइनस 2i ही होगा? तो ये रट के मत बैठो ना प्रभात। चलो कंसेप्ट देखते हैं। कहने का मतलब मेरा यहां पर क्या है कि अब ध्यान से देखो कि अगर मैं थोड़ा एंगल वेंगल समझाना चाहूं तो वैसे हालांकि रिजल्ट से ही मतलब है, लेकिन थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। देखो एंगल अगर ये आई है तो ये रिफ्रैक्टेड रे, देखो ये एंगल आई है तो ये तो रिफ्रैक्टेड रे ही है ना, रिफ्रैक्शन हुआ है भाई, अपवर्तित किरण है। तो ये जो एंगल है वो मान लेते हैं R1 हो जाएगा। और भाई ये भी नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगा? ये R2 बनाएगा, कोई दिक्कत? और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लाइन को अगर मैं पीछे ऐसे करके लेके जाऊंगा तो ये लाइन कहीं ना कहीं जाके ज्वाइन होगी। ठीक है, तो एक ट्राइंगल आप देख रहे होंगे, ये वाला ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल का अगर मैं नाम रखना चाहूं, नामकरण, तो PQRS रख देता हूं, है ना? क्या रख देता हूं? PQR। बेटा दिस इज P और दिस इज Q और दिस इज बेटा R। PQR देख रहे हो, PQR। और ये जो ट्राइंगल है यानी प्रिज्म है, इसका नाम रख देता हूं मैं A, B और C। अब रिजल्ट हमें इसी में से निकालना है। अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए, आप ये वाला एक ट्राइंगल देख रहे हैं जिसका नाम मैं S रख देता हूं। ये एक देखो, आप ये देखो, देखो ध्यान से, क्वाड्रिलेटर टाइप देख रहे होंगे आप। अगर आप ध्यान से देखें SPR, अगर ये देखें तो ये हमारा देखो कहानी कुछ ऐसी बन रही है ना, ये है, ये डेल है और ये वाला एंगल आपको निकालना है और ये वाला एंगल आपको निकालना है। मतलब अगर मैं आपसे ऐसे कहूं बेटा कि बताइए ये एंगल कितना होगा और ये एंगल कितना होगा, तो देखो अंदर का एंगल कैसे निकालते हैं? बाहर वाला, क्योंकि ज्यादा होता है बाहर वाला, अंदर वाला कम है, बाहर वाले में से अंदर वाला माइनस कर दो, तो ये एंगल आपका कितना निकल के आएगा? I माइनस R1। अगर मुझे ये वाला एंगल निकालना है तो बाहर वाले में से अंदर वाला माइनस कर दूंगा, तो E माइनस R2। अगर ऐसे ही मुझे ये डेल एंगल, ये वाला बाहर वाला एंगल निकालना है तो क्या करूंगा? अंदर के दोनों एंगल का सम कर दूंगा। ठीक है, तो ये डेल अगर मुझे निकालना हो तो डेल बेटा कैसे निकलेगा ये बताओ? तो डेल निकलेगा, डेल बराबर इन, ये I माइनस R1 आ गया, I माइनस R1, ये क्या हो गया? E माइनस R2 आ गया। तो दोनों को जोड़ दूंगा तो डेल निकल आएगा। भाई एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है ना। यही तो फॉर्मूला 8th क्लास में पढ़े हम कि बाहर वाले कोण को कैसे निकाला जाता है? जो अंदर एंगल है उनका सम, उनका योगफल। तो कैसे निकलेगा? डेल बराबर I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। तो ये आ जाएगा I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। ये इतना डेविएशन होगा भैया, देख लो ये जो डेविएशन एंगल निकला है वो कितना निकला है? I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। तो क्या ये बात तुम्हें समझ में आ गई? तो भैया ये जो डेविएशन हुआ है तो डेल कितना होगा? I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। देख लो कितना डेविएशन होगा, ये होगा, ये दिमाग में रखना आपको फॉर्मूला। I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, I प्लस E माइनस ब्रैकेट R1 प्लस R2। रिजल्ट निकला कैसे वो बात मैंने आपको बता दी। एक चीज और देख लो, हालांकि चाहता तो मैं यहां आपको डायरेक्ट बता देता, लेकिन मैं थोड़ा सा फील दिलाना चाहता हूं कंसेप्ट की। अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए एक ये ट्राइंगल, आप एक ही क्वाड्रिलेटर देख रहे हैं आप, A P Q और R, A P Q और R, समझ रहे हो? A P Q और R एक क्वाड्रिलेटर है, एक चतुर्भुज है, और चतुर्भुज की चारों साइड का एंगल जो 360 डिग्री के बराबर होता है, उनका सम जो है, उनका योगफल जो 360 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर आप देखें ये हो गया हमारा एंगल A, और देखो ये नॉर्मल जा रहा है तो ये वाला एंगल तो यहां से 90 बन रहा होगा ना भाई, जो P एंगल है ये तो 90 बन रहा होगा, क्योंकि नॉर्मल से एंगल, नॉर्मल से भाई क्या है, नॉर्मल परपेंडिकुलर डला हुआ है तो मतलब 90 डिग्री, यहां भी नॉर्मल डला हुआ है मतलब 90 डिग्री। और ये Q हमें निकालना है, तो Q कैसे निकालोगे बताना? भाई ट्राइंगल का जो समय वो 180 डिग्री होता है ना, तीनों एंगल का जो समय वो 180 डिग्री के बराबर होता है ट्राइंगल का। तो अंदर वाला एंगल देखो R1 प्लस R2, तो ये वाला एंगल कैसे निकालोगे? 180 में से घटा दो, ये वाला एंगल निकल के आ जाएगा, समझ रहे हो ना? तो अगर मैं डायरेक्ट इसको R को क्या लिख दूं ऐसे करके, सॉरी एंगल Q को क्या लिख सकता हूं? 180 माइनस R1 प्लस R2। कोई बुराई तो नहीं है बताओ?
एंगल क्यू कैसे निकला? 180 माइनस आर वन प्लस आर टू। बताओ कोई दिक्कत? सिंपल है, आर वन प्लस आर टू प्लस एंगल क्यू बराबर 180 डिग्री। तो एंगल क्यू क्या हो जाएगा? 180 माइनस आर वन प्लस आर टू। बस, ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। अब एक क्वाड्रिलेटरल हुआ ए पी क्यू आर, तो सम देखो, एंगल ए प्लस 90 प्लस दिस बराबर 360, कहानी खत्म। तो देखो क्या आ जाएगा आपका रिजल्ट आएगा, एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस 180 माइनस आर वन प्लस आर टू और प्लस 90 और बराबर 360 डिग्री। अब यहीं से देख लो आप, 90 और 90 180 और 180 180 360, तो ये कहानी और ये कहानी खत्म। तो यहीं से आपके पास क्या आ गया, ए माइनस आर वन प्लस आर टू बराबर 0, तो ए बराबर आर वन प्लस आर टू। इस बात का मतलब समझ रहे हो क्या है? ए क्या है? प्रिज्म एंगल, प्रिज्म कोण। मतलब इस एंगल ए की जो वैल्यू होगी ना बेटा, ये जो एंगल ए होगा, इसकी वैल्यू हमेशा आर वन प्लस आर टू के बराबर होगी, ये ध्यान रखना। आर वन प्लस आर टू क्या है? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का सम इस प्रिज्म एंगल के बराबर होगा। इस बात का मतलब, अगर इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा और कंप्रेस करना चाहूं, फॉर्मूले को और शॉर्ट करना चाहूं, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं और करके, कि डेल बराबर आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू, क्या लिख दिया? ए। ये आ गया रिजल्ट, देख लो। ये फॉर्मूला आपके लिए बेस कीमती है। डेल बराबर आई प्लस ई माइनस ब्रैकेट आर वन प्लस आर टू, या आर वन प्लस आर टू बराबर ए। यही मैं देखो चाहता तो रिजल्ट लिख सकता था डायरेक्ट, लेकिन अब आगे मैं डेरिवेशन आपको नहीं कराने वाला। आगे मैं फिर रिजल्ट लिखूंगा और उसी में हम इन कंडीशंस को डालते जाएंगे, हमारी कहानी समझ में आती जाएगी। अब वो कंडीशंस क्लियर होती जाए, इसलिए मैंने पहले ही सारी चीजों को समझा दिया है कि कहां से निकला, क्या है, कैसे है। तो आपको इतना समझ में आना चाहिए। सीधी सीधी बात अगर मैं बोलूं, तो आपको मैंने जो पढ़ाया है वो ये है बेटा, कि सर जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा, वो यानी विचलन कोण जो होगा, वो आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू होगा सर। और जो आर वन प्लस आर टू है, वो हमेशा प्रिज्म एंगल के बराबर होगा। ए बराबर आर वन प्लस आर टू, ये हमने पाया। तो सर यहां से हम इस फॉर्मूले को डेल बराबर कंप्रेस करना चाहें, तो आई प्लस ई माइनस ए कर सकते हैं। सर ये रिजल्ट हमारे पास है। बस ये मैं समझाना चाह रहा हूं, और आपकी टिप्स पर यही होना चाहिए। डेल कितना प्रिज्म एंगल से डेविएशन होगा बताइए, सॉरी, कितना प्रिज्म डेविएशन एंगल शो करेगा? आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू। और आर वन प्लस आर टू का सम हमेशा किसके बराबर होगा? प्रिज्म एंगल यानी प्रिज्म कोण के बराबर होगा। कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई दिक्कत यहां पर, कोई तकलीफ कैसी भी? सीधी सीधी जितनी भी कहानियां बताई, उसका सीधा रिजल्ट ये है, ये निकल के आया। बोलो भाई, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? ठीक है, देखो आंसर की जो है ना अपलोड कर दी गई है आपको, जो मैं बता रहा था ना कि जो एरर आ गया था, तो उसको री अपलोड कर दिया गया, दोबारा से अपलोड कर दिया गया। आप चेक कर सकते हैं, क्लास के बाद में चेक कर लेना, आपका काम हो गया, आंसर की बेटा अपलोड हो गई है। ठीक है, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम? भैया मेरे शिफ्ट में यही क्वेश्चन पूछा गया था मिनिमम डेविएशन से। अच्छा विश्व, अभी मिनिमम डेविएशन आगे पढ़ाऊंगा, वो कंडीशन मतलब वही है। मिनिमम डेविएशन की कंडीशन क्लियर है ना, आई बराबर ई होता है, आर वन बराबर आर टू होता है, बस यही कंडीशन है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। चलो, चलो भाई आगे बढ़ते हैं ना। ये कहानी आपको समझ में आ गई। इसके बाद आगे जो पढ़ने वाले हैं, देखो ये रिजल्ट आपके सामने मैं आपके लिए लेके आया था, ताकि आप ऐसे देख सकते हैं ना। समझ में आ रहा है ना? तो ये वाला मैं आपको दे दूंगा, ताकि आप इसको भी समझ पाए कि कैसे हुआ है, क्या हुआ है। ठीक है, ये सब आपको मिल जाएगा। दोनों चीजें हो गई आपकी, अब आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें और केसेस पढ़ेंगे बेटा। अभी एक केस और है, जैसे विश्वजीत ने बोला कि सर मेरे एग्जाम में सवाल आया, वो मिनिमम डेविएशन का था, वो केस आगे पढ़ना है डेविएशन ही, उसको मिनिमम की डेविएशन का पूछ लिया था कंडीशन उससे। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट,
अब हम क्या करेंगे, डेविएशन बाय प्रिज्म फॉर स्मॉल एंगल, यानी जो स्मॉल एंगल है, प्रिज्म एंगल अगर 10 डिग्री से कम हो, मान लेते हैं जो प्रिज्म एंगल है, प्रिज्म एंगल जो है, प्रिज्म कोण 10 डिग्री से कम हो, तो डेविएशन होगा वो कितना होगा, इसका रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, ए ब्रैकेट म्यू माइनस 1। ठीक है, तो ये एग्जाम का पूछा जाने वाला सवाल है, मैं बता दूं, डेविएशन बाय प्रिज्म, टॉपिक है हमारा डेविएशन बाय प्रिज्म, प्रिज्म के द्वारा विचलन, डेविएशन बाय प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल। इस स्मॉल एंगल का मतलब क्या है कि जो ए है बेटा, ए तो समझ में आ रहा है इतना इंग्लिश तो, इफ ए इज स्मॉल, एंगल ए तो समझ में आ रहा है ना, क्या है, प्रिज्म एंगल है भाई, ए क्या है, प्रिज्म कोण है ना, प्रिज्म एंगल, प्रिज्म कोण, इफ ए इज स्मॉल, है ना, इफ ए इज स्मॉल, इसका मतलब है कि जो एंगल आई और ई था, देखो एंगल आई और ई जो था ये, अगर ए छोटा होगा तो आई और ई भी छोटा होगा, ये ध्यान रखना, आई और ई भी क्या होगा, छोटा। देखो अब इमेजिन करो, अगर ये एंगल ए प्रिज्म एंगल छोटा हो तो ये एंगल और ये एंगल भी तो छोटा होगा। ठीक है, चलो मैं देख लूंगा, अभी आंसर की अपलोड हुई है, मैं उसको चेक करूंगा, मैंने भी चेक नहीं करा, आपको जल्दबाजी में अपलोड करवा दिया है, मैं उसको चेक कर लूंगा, आप टेंशन ना लें। ठीक है, इफ ए इज प्रिज्म एंगल देन आई एंड ई, यानी आई एंड ई आर आल्सो स्मॉल, इफ ए प्रिज्म ए एंगल इज स्मॉल, यहां ऐड कर लेना शॉर्ट, देखो इफ ए इज स्मॉल देन आई एंड ई आर आल्सो स्मॉल। ठीक है, ये कहानी, तो आई और बी छोटे होंगे तो रिजल्ट जो होगा बेटा, रिजल्ट देख लो वो क्या होता है, ए म्यू माइनस 1, ये रिजल्ट होता है बस। ये कब के लिए वैलिड है फॉर्मूला, व्हेन ए इज लेस देन 10 डिग्री, तो ए 10 डिग्री के बराबर या 10 डिग्री से कम हो, तो उसके लिए जो फॉर्मूला लगता है वो ए म्यू माइनस 1, ए ब्रैकेट म्यू माइनस 1, ये फॉर्मूला लगेगा डेविएशन का, ये ध्यान रखना। जहां पर ए आपको पता है क्या है, प्रिज्म एंगल है, प्रिज्म कोण है, और म्यू आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक है, ये सब आप जानते हैं। ठीक है, और डेल आपको पता ही है क्या है, डेविएशन है, विचलन कोण है। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत, ये रिजल्ट है। लेकिन जब बात मिनिमम डेविएशन की आती है, जब बात मिनिमम डेविएशन की आती है तो देखो फॉर मिनिमम डेविएशन, अब हम जो पढ़ रहे हैं नया कंसेप्ट वो है बेटा मिनिमम डेविएशन का। मिनिमम डेविएशन कब होगा, तो मिनिमम डेविएशन देखो क्या चीज है, यानी अब ये कह रहा है कि जब प्रिज्म के अंदर आप जो डेविएशन देख रहे थे, विचलन देख रहे थे, ये कम कब होगा, मतलब मिनिमम डेविएशन जो होगा, ये जो विचलन आप देख रहे हो ये कम हो, यानी जो एंगल है, ये जो डेल है ये कम हो, कब कम होगा ये पूछ रहा है। तो जब ये बेटा डेल कम जो होगा, मिनिमम डेविएशन की बात हम कर रहे हैं, मतलब डेल मिनिमम की बात कर रहे हैं, डेल मिनिमम, मिनिमम डेविएशन का मतलब क्या है, डेल मिनिमम, ये कब होगा बेटा, ये तब होगा, इसी कंडीशन है, प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकली ये प्रूफ हुआ डेटा है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकली डेटा है कि जब डेल मिनिमम होगा, तब कब होगा डेल मिनिमम, जब होगा ये, तब आई और ई ये और R1 और R2 ये आपस में बराबर होंगे एंगल, यानी अभी मैंने पढ़ाया था ये वाला केस, ये वाला केस, मतलब ये वाला एंगल I और E ये भी बराबर हो जाएंगे जब ये डेल कम होगा, मिनिमम होगा, तब की बात कर रहा है। जब ये मिनिमम होगा तो I और E भी क्या है, बराबर हो जाएंगे, राइट, और जब I और E बराबर हो जाएंगे और R1 और R2 भी ये भी बराबर हो जाएंगे बेटा। ठीक है, क्लियर, ये ध्यान रखना कब का केस है, ये तब का केस है फॉर मिनिमम डेविएशन, ये दिमाग में डाल लो, ये कंडीशन भी एग्जाम में पूछी गई है आपके एग्जाम में, ये मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है। तो कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन देख लो। अब इसका मतलब अगर डेल का फॉर्मूला पढ़ोगे, डेल का जो फॉर्मूला पढ़ोगे बेटा वो है डेल बराबर I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2, यही तो है, बोलो हाँ के ना, यानी डेल बराबर I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2 को हम क्या बोल रहे थे, ए, यही तो है। लेकिन जब डेल मिनिमम की बात होगी तो I और E क्या हो जाएंगे,
बराबर हो जाएंगे, तो यहां इसको मैं 2i और ई को जब बराबर i के लिख दूंगा इसको, तो ये 2i भी क्या हो जाएगा, ये मिनिमम हो जाएगा माइनस ए। यहीं से अगर मैं i मिनिमम की वैल्यू निकालना चाहूं, अगर i मिनिमम की यहां से वैल्यू निकालना चाहूं, तो बेटा कितना आएगी, a प्लस डेल मिनिमम बाई 2, ये आ जाएगी a प्लस डेल मिनिमम बाई 2। आई जो मिनिमम होगा ये इतना होगा, देख लो ये रिजल्ट निकल के आया। और बेटा देखो, हमको पता है कि इस कंडीशन में R1 और R2 दोनों बराबर होंगे, R1 और R2 बराबर होंगे, तो इसका मतलब A बराबर जो था वो क्या था, R1 प्लस R2 हुआ करता था। लेकिन जब मिनिमम डेविएशन की बात आएगी, तब उस केस में R1 और R2 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ये 2R हो जाएगा फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर डेल मिनिमम। तो R बराबर क्या हो जाएगा, A/2 हो जाएगा, याद रखना। यानी आपका जो रिफ्लेक्टेड एंगल है आर, वो हमेशा प्रिज्म एंगल का आधा होगा। कब के लिए, ये मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है, बार बार बता रहा हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आ गया। अगर यहीं पर मैं थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करना चाहूं, आपको पता है स्नेल्स लॉ में हमने पढ़ा था म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। लेकिन जब मिनिमम डेविएशन की बात होगी, तो मिनिमम डेविएशन के लिए जो रिफ्लेक्ट इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो आई मिनिमम होगा। तो आई मिनिमम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, ए प्लस डेल मिनिमम बाई 2। हालांकि और भी तरीके हैं इसको कराने के, लेकिन ये आसान है। अपॉन आर की वैल्यू क्या है, A/2। तो रिफ्लेक्ट इंडेक्स का फॉर्मूला मिनिमम डेविएशन के लिए बेटा ये लगेगा। ये क्या कहते हो, बोलो, ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो ये बताओ मिनिमम डेविएशन की बात, ठीक है बताओ। चलो बेटा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, मिनिमम डेविएशन भी हमारा खत्म होता है, ये भी खत्म होता है। तो इसमें हमने 3 टॉपिक को कवर किया बेटा। एक तो हमने कवर किया प्रिज्म क्या है, फिर डेविएशन क्या होता है प्रिज्म द्वारा, ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद स्मॉल एंगल के लिए जब एंगल ए जो है 10 डिग्री से कम या उसके बराबर हो, तब डेल की वैल्यू कितनी होगी, ये हमने पढ़ लिया। और मिनिमम डेविएशन की कंडीशन क्या है वो भी पढ़ लिया। बोलो कोई दिक्कत। अब थोड़ी सी बात करेंगे किन किन फैक्टर्स पर डेल डिपेंड करता है, जिस पर एयरफोर्स ने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ठीक है। थैंक यू मैंग, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। हाँ बिल्कुल विश्वजीत, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, राइट। ये एग्जाम के पूछे के सवाल हैं। तो ऐसे देखो, अब बात करें कौन कौन से फैक्टर्स पर आपका जो प्रिज्म, जो आपका डेल मिनिमम है वो डिपेंड करता है, सॉरी डेल डिपेंड करता है, ठीक है। तो यही डाल देते हैं हेडिंग, नोट करके लिख लो, नेक्स्ट पेज पे देख लो, नोट करके एक चीज लिख देते हैं, नोट करके ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिन पर आपका डेल यानी डेविएशन एंगल विचलन कोण डिपेंड करता है। तो फैक्टर ऑन विच डेल डिपेंड्स ऑन, तो फैक्टर्स ऑन विच, फैक्टर माने कारक, किन किन पर डिपेंड करता है, फैक्टर ऑन विच एंगल ऑफ डेविएशन यानी डेल डिपेंड्स ऑन, किन किन पर निर्भर करता है बेटा, उस पर थोड़ी चर्चाएं करेंगे, है ना। देखो सिंपल है, बहुत आसान है। अभी डेल बराबर आपको याद है a μ-1 कराया था। यहां से क्या समझ में आता है कि डेल a के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा,
डेल म्यू के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो पहला तो फंडा आपको क्लियर हो जाता है कि सर जो डेल है ना सर वो ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस बात का मतलब है कि अगर कोई प्रिज्म एंगल 30 डिग्री है, मान लेते हैं, इस बात का मतलब है कि सर अगर प्रिज्म एंगल 30 डिग्री है एक, और एक प्रिज्म एंगल 60 डिग्री है, तो बताओ किसका डेल ज्यादा होगा? 60 वाले का। क्यों? क्योंकि जिसका ए ज्यादा उसका डेल ज्यादा, और सर जिसका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो जिसका ए कम उसका डेल कम। ये बात रिजल्ट आपको कहां से मिल रहा है? रिजल्ट पता कहां से लग रहा है? ये आपको पता लग रहा है यहां से। आपके पास कंडीशंस हैं, बोलते हो कि नहीं? बताओ, कोई प्रॉब्लम किसी को? बताओ, ठीक है। हम थिन प्रिज्म की बात करते हैं, बेसिकली हम थिन प्रिज्म के बारे में पढ़ते हैं। थिन, देखो जितना भी हमने चाहे प्रिज्म पढ़ा हो, चाहे मैं बोलूं या ना बोलूं आप समझिए, चाहे लेंस की बात करूं, अपने सिलेबस हम थिन प्रिज्म या थिन लेंस की ही बात करते हैं बेटा। तो थिन प्रिज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। इतनी बात यहां तक क्लियर है? चलो नेक्स्ट। उसके बाद दूसरा सेकंड, बेटा डेल और किस पर डिपेंड कर रहा है? म्यू पर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो यहीं से मुझे क्या पता लग रहा है कि जिसका म्यू ज्यादा उसका डेल ज्यादा, और जिसका म्यू कम उसका डेल भी कम। बोलो हाँ के ना? सिंपल सी बात है। बोलो कोई प्रॉब्लम? यहां से आपको पता लग रहा है ये बात। इस बात का मतलब क्या है? जिसका म्यू ज्यादा किसका होता है बताओ? आपको पढ़ाया हूं ना, कितने बढ़िया तरीके से आपको समझाया था, याद करो कि सर म्यू बराबर क्या होता है? सी अपॉन बी। सी कांस्टेंट होता है, वी लैम्डा। भैया जिसका लैम्डा ज्यादा उसका म्यू कम, जिसका लैम्डा कम उसका म्यू ज्यादा। लैम्डा सबसे कम किसका होगा? वायलेट का। तो म्यू ज्यादा किसका होगा? वायलेट का। भाई लैम्डा कम किसका है? वायलेट का। तो म्यू ज्यादा किसका होगा? वायलेट का। याद करो, एक कहानी बताई थी सब, याद है आपको सारे केसेस? बताओ, याद करो। इसका मतलब यहां से हमें ये पता लग रहा है कि जो वायलेट कलर है उसका म्यू सबसे ज्यादा होगा और रेड का सबसे कम। और जिसका म्यू ज्यादा उसका डेल ज्यादा, मतलब वायलेट का डेल ज्यादा होगा, डेविएशन ज्यादा होगा। बताओ, कोई प्रॉब्लम? जिसका म्यू ज्यादा उसका वायलेट ज्यादा, और म्यू किसका ज्यादा? जिसका डेल कम। तो डेल कम किसका है? डेल कम किसका था? वायलेट का, इसलिए म्यू ज्यादा। अब डेविएशन सबसे ज्यादा किसका होता है? विचलन कौन सा कलर सबसे ज्यादा करेगा? इसका मतलब समझो क्या है, इसका फील देखो। फील दिखाता हूं मैं आपको, देखो ये रहा। अब देखो फील देखो, देखो सबसे कम विचलन किसका हो रहा है? आप बताओ, सबसे कम रेड कलर का। और सब देखो पर्पल कलर इसी को बोलते हैं, जो वायलेट है ना, पर्पल बैंगनी, वो यही है। देखो सबसे ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है डेविएशन? भाई जाना कैसे ये था? ऐसे। अब देखो सबसे ज्यादा डेविएशन किस कलर का हो रहा है? बताओ, आप ही बताओ। बैंगनी का, यानी पर्पल का, यानी वायलेट का, बैंगनी का। बोलो हाँ कि ना? समझ पाए होंगे आप, इस फिगर से आप समझ पाएंगे बात, ठीक है। चलो नेक्स्ट। इसके बाद और देखो, कोई प्रॉब्लम है यहां तक तो बोलो जल्दी से, फास्ट। ठीक है, सर डेल्टा के साथ इसका क्या रिलेशन होगा? आप देखो, जिसके साथ म्यू ज्यादा, डेल्टा के साथ इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होगा बेटा। सिंपल सी बात है यार। थर्ड केस देख लो, आपको पूछने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। क्यों? जिसका म्यू ज्यादा उसका लैम्डा कम, सॉरी गलत बोल गया मैं, डेल्टा नहीं, लैम्डा कम। तो इसका मतलब जिसका लैम्डा कम उसका ये ज्यादा, क्योंकि देखो म्यू के साथ लैम्डा का क्या रिलेशन है? ये है ना, तो भैया ये डायरेक्टली तो इनवर्सली होगा ना, सिंपल सी बात है। तो जिसका लैम्डा ज्यादा उसका ये कम। कहानी क्लियर है? सब सारे फंडे क्लियर है, ठीक है। अब आपको देखो कंडीशन बताता हूं, एक मजेदार केस देखो, नोट डाल के केस देखो, बेहतरीन केस बेटा। क्वेश्चन बने जितने भी केसेस पढ़ाए। अब आते हैं लॉट के पीछे वाली दुनिया में, जहां मैंने आपको ये सब कुछ पढ़ाया था। अब ये जो रिलेशन दे रहा हूं ना, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा। जो रिलेशन मैं आपको दे रहा हूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कैसे? देखो सिंपल है, म्यू बराबर क्या पढ़ाया था? सी अपॉन बी। तो मैं डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट दिखता जाऊंगा, कोई दिक्कत, चूंकि सी कांस्टेंट होता है, नियत होता है। सर वी क्या होता है? लैम्डा के डायरेक्टली पूछना, क्योंकि एफ कांस्टेंट होता है, सोर्स पर डिपेंड करता है, ये पढ़ाया था स्रोत पर। अब बताओ म्यू का और मतलब उसका क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण का रिलेशन क्या होता था? बताओ।
थीटा सी बराबर साइन इनवर्स 1/म्यू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, याद करो, कोई दिक्कत। और म्यू का और डेल का क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और ए का क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और कलर का क्या रिलेशन था भाई, डेल का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो कलर का भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और टेम्परेचर का भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आपको सारे जवाब मिल गए, पूरा रिफ्रैक्शन खत्म, जिस पर कॉमन क्वेश्चन एयरफोर्स पूछता है पूरा का पूरा खत्म, जितना आपको पढ़ाया था। इस सारी चीजों में जो कंपैरिजन है, जो फैक्टर्स हैं, सब आ गए बेटा, कुछ नहीं छोड़ा, सीधा सीधा एकदम पूरा का पूरा रिलेशन निकल के आ गया। जहां डे 1 से लेके, जहां से ऑप्टिक्स पढ़ाई थी, वहां से लेके आज तक के टॉपिक तक सारा आ गया ये। कोई दिक्कत, क्लियर, कोई प्रॉब्लम? बताओ भाई। ये रिलेशन हो गया बेटा, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब यहां से मैं कुछ भी पूछ लूंगा आपसे कि बताइए, पूछ लूंगा आपसे कि बताइए सबसे ज्यादा थीटा सी किसका होगा, आपके पास रिलेशन है। ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी सेम होगी, फ्रीक्वेंसी तो बता चुका हूं ना। अब आप देखो, जिसका लैम्डा ज्यादा सर, उसका ये ज्यादा होगा, तो किसका ज्यादा होगा, रेड का ज्यादा होगा। बताइए म्यू किसका ज्यादा होगा, जिसका लैम्डा ज्यादा उसका म्यू सबसे कम, तो ज्यादा किसका होगा बताइए, सिंपल है, वायलेट का ज्यादा होगा। लैम्डा कम, उसका म्यू ज्यादा। सब कुछ आपके पास आ गया एक रिलेशन में। तो ये सब अब मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ भी चर्चा करने की मुझे जरूरत है, सब कुछ आपको बेहतरीन तरीके से मैं पढ़ा चुका हूं। हालांकि मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी इसमें मिनिमम डेविएशन की फील चाहिए तो एक कंसेप्ट, लेकिन उसको जेई में पढ़ते हैं या नीट में पढ़ाया जाता है, इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड कर गया उस चीज को, मैंने नहीं पढ़ाया, क्योंकि वो हमारे मतलब हमारे एग्जाम की सेगमेंट के लिए जरूरी नहीं था। हाँ, डिस्कशन करता तो मजा आता आपको, लेकिन मजा से क्या मतलब, जो हमारे एग्जाम में उसकी डिमांड ना हो। तो जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है वो सारी चीजें बेटा, सारी चर्चाएं मैंने आपसे कर ली हैं। तो प्रिज्म तो होता है बेटा हमारा खत्म, प्रिज्म पर करेंगे क्वेश्चन। बोलो कोई दिक्कत? प्रिज्म की आपको डीपीपी मिलेगी बृहस्पति नहीं शुक्र को, बृहस्पति को रिफ्रैक्शन मिल जाएगा। अब आपको मैं बता देता हूं, ये आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। ऐसा कोई साल नहीं गया, कोई साल नहीं गया जब इस रिलेशन पर सवाल ना बनाओ, कुछ भी पूछ ले वो इस रिलेशन पर आपसे सवाल जरूर पूछेगा, इसलिए मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट डाला है। आईसीजी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, डिफेंस का कोई पेपर, इवन एनडीए के अंदर भी क्वेश्चन यहां से बनते हैं। चलो बेटा, कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं हम। अब थोड़ा सा डिस्पर्जन पर चलते हैं कि सर ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। डिस्पर्जन का मतलब क्या, देखो प्रिज्म हमारा पूरी तरीके से होता है खत्म, पूरा का पूरा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। दिख रहा है आपको? ठीक, चलो हेडिंग लगाओ, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, देखो डिस्पर्जन को वर्ण विक्षेपण बोला जाता है, ठीक है। अब देखो समझो क्या होता है वर्ण विक्षेपण। ये जो लाइट डाली जाती है, तो प्रिज्म में आपको पता ही है क्या बेटा, प्रिज्म में आप सब जानते हैं, जो लाइट डाली जाती है ना, जिसको इंसिडेंट रे बोल रहे हैं, इसको व्हाइट लाइट कहा जाता है। व्हाइट लाइट मतलब व्हाइट लाइट, श्वेत प्रकाश। व्हाइट लाइट जो होता है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर, इसमें 7 कलर का कॉम्बिनेशन रहता है। अब डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, कि जो व्हाइट लाइट है 7 कलर में इसका टूटना, स्प्लिट होना, इसी प्रोसेस को, इसी फिनोमेना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहा जाता है। लाइट जाती है, रिफ्रैक्शन करती है, और ये जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर में टूट जाती है। अब देख सकते हैं 7 कलर आपके पास हैं, 7 कलर ये रे, VIB GYOR, विबग्योर, ये 7 कलर में टूट जाती है इस तरीके से। इसी व्हाइट लाइट को 7 कलर में स्प्लिट होना, और व्हाइट लाइट स्प्लिट इनटू 7 कलर, श्वेत प्रकाश का 7 प्रकाश में 7 रंगों में टूटना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है, प्रकाश का यानी डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहलाता है। कोई दिक्कत? आपको सबको यहां से, ये बेसिक बात थी, ठीक है।
अब यहां मुझे कुछ नहीं बताना क्योंकि सब कुछ कर चुके हैं सर। डेल यहां पर भी जो डेविएशन देख रहे हो वो क्या होता है बेटा, वही ए म्यू माइनस वन होता है। सेम कहानी हम पढ़ चुके हैं, कुछ नहीं पढ़ाना। आपको पता ही है डेल किसका ज्यादा होता है, क्या होता है, कौन सा एंगल सबसे ज्यादा डेविएशन कर रहा है, आपको दिख भी रहा है, पढ़ा भी चुका हूं, ये सब पढ़ चुके हैं बेटा, सब कुछ। बस डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है कि वाइट, तो जो लाइट होती है उसका 7 कलर में टूटना, स्प्लिटिंग लिख देता हूं ये बात चाहते तो। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, स्प्लिट माने टूटना, बिखरना, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर। श्वेत प्रकाश का 7 कलरों में बिखरना या टूटना। और 7 कलर कौन से, वो ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज और रेड, ये ठीक है बेटा। बताओ कोई प्रॉब्लम, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? ये भी आपका खत्म होता है। रे ऑप्टिक्स होता है पूरी तरीके से समाप्त, खत्म। रिफ्लेक्शन खत्म, रिफ्रैक्शन खत्म, रिफ्रैक्शन के अंदर ये प्रिज्म आता था, डिस्पर्शन पूरी तरीके से समाप्त है। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? ये होता है बेटा समाप्त। लेकिन अब हम समझेंगे ह्यूमन आई को। देखो ये सब पढ़ा चुका हूं, सब कुछ समझा चुका हूं, सब कुछ देख सकते हो, तो लिखने की अब इसी जरूरत है नहीं मुझे खास। ये रहा, अब बात आती है ह्यूमन आई की, आंख की। यहां से कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो थोड़ी सी उस पर चर्चा कर लेता हूं, क्योंकि ज्यादा बेसिक में हम नहीं जाएंगे, ज्यादा बेसिक में मैं ह्यूमन आई पर नहीं जाऊंगा, जैसे इतने सब बेसिक्स पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं बात करूंगा टेक्निकल, है ना, टेक्निकल एग्जाम जो हमारा पेपर है उसमें कैसे तरीके के सवाल बनते हैं वो थोड़ा समझ लो पहले, क्योंकि ह्यूमन आई में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, सब कुछ है, बहुत कुछ है ना। लेकिन मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो टू द पॉइंट, टू द एग्जाम के हिसाब से समझाऊंगा। एयरफोर्स डिमांड कैसे क्वेश्चन की करता है। सबसे पहला सीधा और सीधा सटीक सवाल है एयरफोर्स का कि मेरे भाई ये बताइए कि जो आंखों में जो दोष होते हैं, डिफेक्ट्स जो होते हैं, डिफेक्ट को हिंदी में दोष कहा जाता है, वो डिफेक्ट कितनी प्रकार के होते हैं वो हम पढ़ेंगे, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब डिफेक्ट्स जैसे आपको कई बार नजदीक का नहीं दिखाई देता होगा, कई बार दूर का नहीं दिखाई देता होगा, है ना, कई बार दोनों ही नहीं दिखाई देते बुजुर्ग लोगों को, तो कौन सा लेंस यूज किया जाता है, बात खत्म, हो गया खत्म, ये टॉपिक बस इतना सा है। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, शॉर्ट साइटनेस, लॉन्ग साइटनेस बोलते हैं, प्रेस बायोपिया, जरा दृष्टि दोष, आस्टिग्मेटिज्म, मोतियाबिंद, ये 4 होते हैं बस। प्रिंस प्रजापति सर बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं। अरे भाई फास्ट कहाँ, अभी तो मैं तो बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ तुमको, मतलब तुमसे रे ऑप्टिक्स मैंने 8 लेक्चर में खत्म कर दिया, तो फास्ट पढ़ा रहा हूँ मैं, आपको बता देता हूँ। जानना, और डिफेंस के किसी भी चैनल पर चले जाना जहां से मन आए तुम्हारा, 2 से 3 लेक्चर मैक्सिमम, ऑप्टिक्स खत्म, रे खत्म। मेरा 8वां लेक्चर है और हर लेक्चर की ड्यूरेशन 130 से ऊपर ही है आवर में, जाओ चेक कर लेना। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया हो तो ये क्वेश्चन तुम्हारा होना चाहिए, लेकिन बहुत जल्दी और बहुत क्या होता है मुझे ये समझ में नहीं आया, कुछ छोड़ा है क्या? कुछ नहीं छोड़ा, पढ़ना थोड़ी ना तुमको। चलो आगे बढ़े, तो ह्यूमन आई को थोड़ा समझते हैं ना। ह्यूमन आई, हेडिंग लगाओ ह्यूमन आई, इंसानी आंख। जो काम की बात है पहले वो समझते हैं। ह्यूमन आई में देखो, जो हमारी आंख होती है इसमें जो लेंस है, ठीक है, हमारी आंखों में जो लेंस है वो लेंस कौन सा होता है? आंखों में लेंस तो 2 ही प्रकार थे, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। तो हमारी आंखों में जो लेंस होता है ना बेटा, उत्तल लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, पहली बात, ठीक है। तो ह्यूमन आई के अंदर लेंस कौन सा होता है? हमारी आंखों में जो लेंस है ना, ये वाला लेंस, ये वाला जो लेंस होता है ना, लेंस देखो आप, कॉन्वेक्स लेंस होता है एक्चुअली। कैसा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो लेंस कौन सा होता है बेटा? कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। दूसरा पॉइंट, ह्यूमन आई का जो नियर पॉइंट होता है, फार पॉइंट, निकटतम बिंदु। अब नियर पॉइंट क्या है उसको समझते हैं, तो पहले लिख देता हूं नियर पॉइंट।
ह्यूमन का निकटतम बिंदु, नियर पॉइंट, और एक होता है फार पॉइंट। ये क्या है? निकटतम बिंदु, निकटतम, इसका मतलब क्या है? निकटतम बिंदु। दूसरा होता है फार पॉइंट, दूरदृष्ट बिंदु, दूर वाला। अब नियर पॉइंट और फार पॉइंट का मतलब क्या है सर? बताता हूं। देखो, मान लेता हूं मेरे पास इस तरीके की कोई बुक है, तो कई बार देखते हैं कि जब हम अपनी आंखों से, आंखों के ज्यादा नजदीक इसको लेके जाते हैं, जैसे मैं बहुत नजदीक इस किताब को या सीट को लेके गया, तो मुझे ब्लर ब्लर दिखाई देने लगता है, ढंग से नहीं दिखाई देता, ब्लरी टाइप का दिखता है। तो ये हमारी आंख के लिए निकटतम पॉइंट नहीं है। मतलब निकटतम पॉइंट का मतलब है, निकटतम बिंदु का मतलब है कि आपकी आंखों से कम वो दूरी जहां पर आपकी आंखों को रिलैक्स होकर दिखाई दे और क्लियर दिखाई दे। तो ऐसी डिस्टेंस जो होती है बेटा, वो 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर होती है। कितना होता है? तो नियर पॉइंट क्या होता है बेटा? 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर की जो दूरी है वो आपकी आंखों के लिए निकटतम पॉइंट होता है। और फार पॉइंट जो है बेटा, वो इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। इनफाइनाइट यानी अनंत। ये समझ लो, दोनों बातें क्लियर हैं? ठीक है, चलो। इसके बाद हमें पढ़ना है ह्यूमन आई के अंदर डिफेक्ट। कितने प्रकार के डिफेक्ट होते हैं? डिफेक्ट माने दोष या कमियां। तो हमारी ह्यूमन आई के अंदर जो डिफेक्ट है बेटा, वो 4 प्रकार के होते हैं। डिफेक्ट्स मतलब दोष या कमी। तो आंखों में दोष 4 प्रकार के होते हैं, वो हमें समझने हैं। और पहला जो दोष है बेटा, उसको कहा जाता है, आंखों में जो कमी होती है, वो सबसे पहला होता है मायोपिया। हिंदी भी लिखूंगा, रुक जाओ। दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। और तीसरा होता है बेटा प्रेसबायोपिया। और बेटा चौथा होता है आस्टिग्मैटिज्म, मैटिज्म, आस्टिग्मैटिज्म। अब देखो, मायोपिया क्या है, हाइपरमेट्रोपिया क्या है, प्रेसबायोपिया क्या है, एस्टिग्मैटिज्म क्या है। इन तीनों को कल की क्लास में समझेंगे, और कल हमारा ये विद इन 20 से 25 मिनट में खत्म हो जाएगा। और इनको समझने के बाद अब एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। बताइए क्या स्टार्ट किया जाए, पहले ये बताइए। ह्यूमन आई को यहां से आगे कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट अब आपका काम जो बचा है, वो थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से अभी बात करूंगा आपसे कि आपको क्या करना है, ऑप्टिक्स को कैसे पढ़ना है, कैसे कैसे कब कौन कौन सी डीपीपी मिलेगी, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप मुझे बताइए कौन सा चैप्टर सबसे पहले स्टार्ट करें। रे आपका पूरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, सब कुछ आपका रे ऑप्टिक्स कवर हो गया, ये कंप्लीट हो गया बेटा। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बताइए नया चैप्टर कौन सा स्टार्ट किया जाए, बोलिए। 11th का स्टार्ट करेंगे, 12th का? अभी तो 11th 12th का ही स्टार्ट कर लेते हैं ना। बताओ रितेश, मैं बोल रहा हूं ना आपको, डीपीपी दूंगा बेटा। क्या दूंगा रितेश? थोड़ा पेशेंस रखो बेटा, डीपीपी दूंगा, ठीक है। सॉल्व करवाऊंगा, आप टेंशन ना लें, मैं वही बता रहा हूं। चलो, अब मैं नया जो चैप्टर स्टार्ट करूंगा वो आपको बता देता हूं, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपोर्टेंस रखता है बेटा। वो हम पढ़ेंगे हीट। ऑप्टिक्स के बाद जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हीट। देखो, मेन मेन चैप्टर पहले हम कवर करेंगे हीट। हीट आपको क्वेश्चन मिलेगा। हीट में जो चैप्टर है ना, वो 6 चैप्टर पढ़ते हैं हम, 5 से 6। पहला चैप्टर पढ़ेंगे थर्मोमेट्री, जो हिंदी में तापविति कहते हैं, थर्मोमेट्री। और दूसरा पढ़ेंगे आप थर्मोमेट्री के बाद मतलब आपको पढ़ेंगे ट्रांसमिशन ऑफ हीट, ऊष्मा का संचरण, ऊष्मा का संचरण, ट्रांसमिशन ऑफ हीट, ऊष्मा का संचरण। और इसके बाद पढ़ेंगे कैलोरीमेट्री, कैलोरीमिति। और एक पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन, ऊष्मीय प्रसार, दूसरे नंबर पे थर्मल एक्सपेंशन, हिंदी में से ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। और इसके बाद एक पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स का मोर इंपोर्टेंट रोल है यहाँ, थर्मोडायनामिक्स, तो हिंदी में ऊष्मा गतिकी कहा जाता है। एंड इसी में आ जाता है केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। देखो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है हीट के अंदर। यहां से कार्नोट इंजन पर क्वेश्चन बनता है। इस साल भी पूछा था कार्नोट इंजन पर सवाल, पहले भी कई साल लगातार पूछा गया।
मैंने कलर बताया तो, कलर और टेम्परेचर का रिलेशन बताया तो है, ठीक है। तो ये जो एक पूरी ब्रांच है, हीट एक्चुअली क्या है, एक पूरी ब्रांच है और इसके अंदर 6 चैप्टर हैं, ये 5 से 6 चैप्टर हैं। तो आपको पहले हम थर्मोमेट्री पढ़ाएंगे, उसके बाद ये थर्मल एक्सपेंशन ऊष्मा प्रसार, और उसके बाद कैलोरीमेट्री कैलोरीमेट्री पढ़ाऊंगा, और उसके बाद ऊष्मा का संचरण यानी ट्रांसमिशन ऑफ हीट मुझे पढ़ाना है, ट्रांसमिशन ऑफ हीट, ठीक है बेटा, क्लियर। सब कुछ आपको समझाने वाला हूं, कोई दिक्कत मैं अभी नहीं, उसको पहले एक 11th का बड़ा टॉपिक उठा लेते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक उठा लूंगा, है ना, टेंशन मत लो। ये लॉन्ग चैप्टर, लॉन्ग एक्चुअली यूनिट है, ज्यादा बड़ी यूनिट नहीं है। मान लो मैक्सिमम सर कितना टाइम लेंगे इसको कराने में, 5 डेज मैक्सिमम। मुझे जितना टाइम लगेगा वो 2 चैप्टर के अंदर लगाऊंगा जहां से क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा डिटेल पढ़ना है, कैलोरीमेट्री के अंदर टाइम लगाऊंगा और इसमें टाइम लगाऊंगा बस। ये बाकी के ये 2 चैप्टर, ये वाला चैप्टर और ये वाला चैप्टर तो 1 दिन का है, देखो थर्मोमेट्री और ये थर्मल एक्सपेंशन, ये तो 1 दिन का है। बात आती है फिर आपकी उसके बाद कैलोरीमेट्री की, और कैलोरीमेट्री आपका 2 दिन ले जाएगा, 2 से 3 दिन ले जाएगा। ट्रांसमिशन ऑफ हीट भी 2 दिन ले जाएगा, फिर थर्मोडायनामिक्स ये टाइम ले जाएगा आपका थोड़ा सा, ठीक है। बाकी का ये कल हम स्टार्ट करेंगे, इसको और इसको समाप्त करेंगे, इसको और इसको कल हम खत्म करेंगे, 2 घंटे की मेरी क्लास होगी, इसको और इसको समाप्त किया जाएगा। उसके बाद फिर इसको देखेंगे ना, फिर इसको, फिर इसको, क्लियर क्लियर। चलो, और इसके बाद हीट के बाद जो स्टार्ट करूंगा फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पे आ जाएंगे लौट के, वो अलग ब्रांच है। ऐसा नहीं है कि देखो मैं इस टाइप की ब्रांच स्टार्ट कर रहा हूं जिसका आपस में कोई लिंक ही नहीं है, लेकिन एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं वो ब्रांच स्टार्ट कर रहा हूं जो बहुत जरूरी है आपके लिए, पढ़ना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है उनसे, वो ब्रांचेस पहले हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं, पहले वजन खत्म कर लेना, जो प्रेशर है वो खत्म कर लेते हैं कि भाई हमने बड़ी बड़ी ब्रांचेस को खत्म कर लिया है, ठीक है। अब थोड़ा डीपीपी का बता देता हूं, देखो रे ऑप्टिक्स की जो डीपीपी है बेटा वो आपको पहुंच गई है, सॉरी रिफ्लेक्शन की डीपीपी पहुंच गई है, कोई दिक्कत, परावर्तन की डीपीपी पहुंच गई है, साथ में अभी आंसर की भी पहुंच गई है, चेक कर लेना क्लास के बाद, कोई दिक्कत, ठीक है। यहां पर आपको लेवल 1 और लेवल 2 के क्वेश्चन मिल गए, यानी कल छोड़ परसों थर्सडे को आपका रिफ्रैक्शन मिल जाएगा, फ्राइडे को आपको प्रिज्म और ये डिस्पर्जन पूरा मिल जाएगा खत्म, और उससे अगले दिन सैटरडे को आपको ह्यूमन आई मिल जाएगा, ह्यूमन आई मिल जाएगा, यानी इस हफ्ते में आपको ऑप्टिक्स की सारी डीपीपी मिल जाएंगी, ठीक है। अब आप उनको सॉल्व करेंगे, लगाएंगे, उसके बाद अगले हफ्ते यानी नेक्स्ट हफ्ते में सैटरडे या संडे में मैं उनको लगवाऊंगा, सॉल्व करवाऊंगा, आपका जो डाउट है उसको करवाऊंगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा इस हफ्ते का जो काम है, हमने रे ऑप्टिक्स को खत्म किया, उसकी डीपीपी का भी काम हमने पहले क्लियर कर दिया, ठीक है बेटा, नहीं सुधीर, चलो यार, बाकी का पढ़ाई करते रहे बढ़िया से मस्त तरीके से, ठीक है। और कल हम रे ऑप्टिक्स को, सॉरी कल हम ह्यूमन आई को मतलब स्टार्टिंग तो कर ही चुके हैं, कल हम खत्म करके 25 से 30 मिनट के अंदर हीट स्टार्ट कर देंगे। क्या स्टार्ट कर देंगे? हीट, पहले ह्यूमन आई को खत्म करेंगे, उसके बाद हीट स्टार्ट कर देंगे कल ही, ठीक है। बाकी पढ़ाई करते रहें बढ़िया से, मेहनत करते रहें, जो पढ़ाया जा रहा है, देखो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है एयरफोर्स के लिए जहां बच्चा स्कोर नहीं कर पाता है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो 11th में और 12th में बढ़िया से पढ़ाई करके नहीं आता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बढ़िया से पढ़ो, अच्छा कंटेंट मिल रहा है, क्वेश्चंस अच्छे मिल रहे हैं। बार बार कमेंट कर रहा था कोई कि सर मुझे बुक कौन सी लूं, कोई किताब आपको लेने की जरूरत नहीं है, आपको डीपीपीज नोट्स बढ़िया मिल रहे हैं, आपको जरूरत ही नहीं कोई किताब लेने की, लेकिन फिर भी आपको लगता है जरूरत है तो आपका जो मन आए वो खरीद लीजिए, हालांकि आपको कोई जरूरत नहीं है। दुनिया के सारे क्वेश्चन जो डिफेंस के अंदर है वो सब मैंने आपको दे रहा हूं, कुछ भी नहीं छोड़ रहा, लेवल वाइज दे रहा हूं आपको, वो तो आपको मिलेगा ही नहीं। बाइलिंगुअल दे रहा हूं हिंदी और इंग्लिश में, ये भी आपको नहीं मिलेगा एक जगह। बढ़िया क्वेश्चंस का सिलेक्शन दे रहा हूं, ठीक, बहुत मेहनत और बहुत टाइम लगता है, कई साल लगती हैं क्वेश्चंस को इस तरीके से आपको प्रोवाइड कराने में, एक दिन में सब कुछ नहीं हो जाता बेटा, कॉपी पेस्ट नहीं है ये, कहीं से लाए और पटक दिया, बनाने में बहुत मेहनत और बहुत लगभग 5 से 6 साल लगी है मुझे इस मटेरियल को बनाने में, जो आपको पहले बैच को ही मिल रहा है, बुक की कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। दूसरा, आप टेंशन मत लीजिए, पहले बी पॉजिटिव, जो पढ़ाया जा रहा है वो आप ढंग से पढ़िए, इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन फिजिक्स है वो क्वेश्चन को थोड़ा घुमाएगा, वो मैं सब आपको टेक्निक सिखाता रहूंगा, जब तक क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे। देखो डीपीपी मिल रही है, डीपीपी को सॉल्व नहीं करोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम है, ये आपको सॉल्व करना ही होगा, उसे टाइम देना ही होगा डीपीपी को, कब तक नहीं सॉल्व होगा, जब नहीं होगा हालत खराब हो जाएगी तो फिर मैं हूं, उसके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चंस लगवाऊंगा। ऐसा नहीं कि डीपीपी आज मिली कल ही सॉल्व करवा दो, नहीं ना, आप टाइम दो ना क्वेश्चंस को, आज नहीं हो रहा कल नहीं हो रहा, कब तक नहीं हुआ, ट्राई करते रहो, ठीक है।
और बाकी का फिर कल मुलाकात करते हैं बेटा। पढ़ाई करते रहो बढ़िया से, याद रखो सिलेक्शन का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत करनी ही होगी, हर हालत में करनी होगी आपको, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। डिफेंस इज नॉट अ जॉब, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। आपको ये जीवन चाहिए, डिफेंस के साथ सर्व करना है, नेशन को आगे बढ़ाना है, नेशन के साथ काम करना है, तो फिर आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि हर कोई डिफेंस में नहीं जा सकता ना, हर किसी के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है ना। माइंड से लेके फिजिकल से लेके सब कुछ चाहिए, क्या नहीं चाहिए, हर कुछ चाहिए डिफेंस में जाने के लिए। तो आप अगर जाना चाहते हैं डिफेंस के अंदर, तो आपको 100% डेफिनेटली आपको अपने आप को प्रूव करना होगा कि मैं इस लायक हूँ, बात खत्म। इसलिए मेहनत करिए, क्योंकि आपकी चॉइस है डिफेंस में जाना, किसी और की चॉइस नहीं है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और इसका जो सिलेबस है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि जीडीबी और इंग्लिश से बिल्कुल मत घबराया करो, थोड़ा सा कम्युनिकेट करना चीजों को सीखो। थोड़ा बहुत लिखता हूँ तो इसे सीखने की कोशिश करो, प्रयास करा करो। नहीं जीडी नहीं हो पाएगा बेटा, दिक्कत आएगी। पेपर निकालना इज नॉट अ सिलेक्शन इन द एयरफोर्स, आपको साथ में जीडी भी देना है। ग्रुप डिस्कशन जहां इंग्लिश आनी चाहिए थोड़ी मोड़ी, बोल पाए, समझ पाए, कम्युनिकेट कर पाए, ग्रुप डिस्कशन कर पाए, इतना आना चाहिए। क्योंकि आपका मीडियम शायद हिंदी होगा, बहुत लोगों का तो प्रॉब्लम आएगी, उन्हीं लोगों को दिक्कत आती है। ठीक है बेटा। अगर बाकी और की क्लास में प्रॉब्लम है और किसी क्लास में रहे तो आप प्लीज टेक्निकल टीम को कॉल कर सकते हैं बाकी का। ठीक है, तो कल मुलाकात करेंगे। जय हिंद।